जी। अब हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू a x की पावर n माइनस a की पावर n ओवर x माइनस a। जब हम इसमें लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट पुट करते हैं हम, तो हमारे पास x को हमने a पुट करना है, तो रिजल्ट आता है a की पावर n माइनस a की पावर n ओवर a माइनस a। दैट रिजल्ट्स इनटू 0/0। 0/0 इज एन अनडिफाइंड फॉर्म। आपके पास जितनी भी मैथमेटिक्स है क्लास 8 से लेके ऑनवर्ड, इनमें अनडिफाइंड आंसर एक्सेप्टेबल नहीं होते। अब अनडिफाइंड फॉर्म क्या होती है? 0/0 हो गया। स्क्वायर रूट के अंदर अगर कोई नेगेटिव इंटीजर आ जाता है, दैट इज आल्सो अनडिफाइंड फॉर्म, मीन -2 है या कुछ इस टाइप का। इसी तरह अगर हमारे पास फ्रैक्शन में नीचे जो है यहाँ पे स्क्वायर रूट आ जाता है, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है, दैट इज आल्सो अनडिफाइंड फॉर्म। इसी तरह 1/0 दैट इज आल्सो अनडिफाइंड, इसको हम इन्फिनिटी का नाम देते हैं। इन्फिनिटी, ओवर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की पावर इन्फिनिटी, ये सारी फॉर्म जो हैं हमारे पास अनडिफाइंड फॉर्म होती हैं। तो अगर आपके पास किसी भी सॉल्यूशन का आंसर अनडिफाइंड फॉर्म में आ रहा है, तो इट मीन्स दैट कि आपका आंसर गलत है और आपको सॉल्यूशन मेथड चेंज करने की ज़रूरत है। आपको शायद याद होगा डेल हॉपिटल रूल। उसमें यही होता है कि हमारे पास किसी भी वैल्यू का हम डेरिवेटिव लेते हैं, तो अगर उसका आंसर 0/0 आ जाता है, तो देन हमने क्या करना होता है, उसको डिफाइंड बनाने के लिए ऊपर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव लेना होता है और नीचे वाली का, तब तक जब तक आंसर डिफाइंड नहीं आ जाता। सो इसका आंसर डिफाइंड बनाने के लिए हमने क्या करना है, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x की पावर n माइनस a की पावर n को। अब हमें नहीं पता कि इसका क्या फार्मूला होगा। जैसे आपने थोड़ी सी हेल्प करनी है मेरी, हमें एक या दो फार्मूला आता है, जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इसका फार्मूला जो है वो कुछ इस टाइप का होता है, एक्स माइनस ए टाइम्स एक्स प्लस ए। ठीक हो गया, ये फार्मूला हमें मालूम है। इसी तरह एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब, इसका फार्मूला भी तकरीबन लोगों को आता होगा, वो होता है एक्स माइनस ए एंड देन एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर। सो इसी हिसाब से अगर हम x4 माइनस a4 का फार्मूला राइट करते हैं, तो वो भी कुछ इस टाइप से आता है, x माइनस ए, देन आगे हमारे पास वैल्यू आती है, वो आती है एक्स क्यूब और प्लस हम कर देते हैं ए एक्स स्क्र, देन हमारे पास आता है ए स्क्र एक्स एंड एट द एंड हम कहते हैं ए क्यूब। ठीक हो गया। सो इन फार्मूलाज का हमें आइडिया है कि ये फार्मूलाज कैसे निकाले हैं हमने। तो अगर हम इसी चीज़ को कंटिन्यू रखते हैं, तो हम एक आइडिया ले सकते हैं कि x की पावर n माइनस ए की पावर n का फार्मूला क्या बन सकता है। ठीक हो गया ना। सो आपने ऑब्जर्व किया है कि x माइनस ए तो सब में है, तो सेम एज इसके फार्मूले में भी x माइनस ए तो लाजमी ही होगा। ठीक हो गया। आफ्टर दैट, अब ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग होनी चाहिए हमारी। यहाँ पे x की पावर 4 था, यहाँ पे 3 आया, 3 था यहाँ पे पावर 2 आई, यहाँ पे 2 था पावर 1 आई। इट मीन्स दैट कि यहाँ पे हमारे पास एक पावर कम होगी, मतलब x की पावर n माइनस 1 आएगा। x की पावर n है हमारे पास, तो यहाँ पे क्या आएगा, x की पावर n माइनस 1। ठीक हो गया। नेक्स्ट टर्म देखते हैं। अब नेक्स्ट टर्म में एक सेकंड वैल्यू आ जाएगी a, उसकी पावर 1 होगी और इसकी पावर मजीद एक कम हो जाएगी, मतलब हमारे पास यहाँ पे आएगी a और x की पावर n माइनस 2 प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। अब ए की पावर बढ़ती जाएगी और एक्स की पावर कम होती जाएगी, इसकी पावर आएगी n माइनस 3 प्लस अप टू सो ऑन।
और जो लास्ट टर्म है अगर हम देखें तो ये सेकंड टर्म थी यहाँ पे x के साथ वाली, उसकी पावर n-1 आ जाएगी। तो हमारे पास यहाँ पे इसका आंसर आएगा a की पावर n-3, और सॉरी n-1। जी, तो ये हमारे पास किसका फार्मूला बन जाएगा, x की पावर n माइनस a की पावर n का फार्मूला बन गया। कैसे बनाया, आप और मैंने मिलकर बनाया, हेल्प किया आप लोगों ने। तो जी अब इसकी जगह पे हम ये फार्मूला पुट कर देते हैं। जी, यहाँ पे हम ये हमने x की पावर n माइनस a की पावर n की जगह पे उसका फार्मूला पुट कर दिया, और लिमिट हम वैसे राइट कर देते हैं यहाँ पे। और नीचे क्या लिखा हुआ है, x माइनस ए लिखा हुआ है, x माइनस ए। तो ऑब्जर्व करें, x माइनस ए से x माइनस ए जो है ये कट जाएगा हमारे पास। जी मैं देखता हूँ चैट में किसका मैसेज है। सर ए स्क्वायर आएगा इक्वेशन में, कौन सी इक्वेशन में सर? समझ नहीं आई किस इक्वेशन में ए स्क्वायर आएगा। अमल खान आपकी बात समझ। यहाँ पे x माइनस ए आएगा, और ये इसके यहाँ पे क्यूब आ गया, एक पर नहीं आएगा। लास्ट एन वाली इक्वेशन की समझ नहीं आई। ओके बेटा मैं दोबारा समझा देता हूँ। रिलैक्स एक्स की पावर n माइनस ए की पावर n, हमने कंपेयर करना है, चलें 4 के साथ कंपेयर कर लेते हैं। x माइनस ए तो वैसे ही आएगा, ठीक हो गया। देन इधर 4 था तो x की पावर 3 बन गई, ठीक है, मतलब 4 में से एक कम करना है। तो यहाँ पे x की पावर n है तो यहाँ पे n-1 बन जाएगी, ठीक हो गया। नेक्स्ट टर्म में हम देखते हैं। नेक्स्ट टर्म में जो a है, a का आपने क्या करना है, सेकेंड टर्म a है, इधर भी a अकेला ही आया, इसकी पावर नहीं आएगी, ठीक है। और साथ में x की पावर कम हो गई। अब यहाँ पे भी नेक्स्ट वैल्यू a ही है, तो a लिख दिया और इसकी पावर में एक कम कर देंगे, n-1 था, देन n-2 हो गया। फिर a की पावर बढ़ा दी हमने, इधर भी a की पावर बढ़ जाएगी, तो इसकी एक पावर कम हो जाएगी, n-3, अप टू सो ऑन। अब लास्ट टर्म जो बनेगी वो होगी a की पावर 3, मतलब a की पावर 4 है यहाँ पे, तो एक कम है, तो a की पावर n-1, ठीक हो गया। सो इस बिहार पे हमने फार्मूला बनाया है। आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा ये फार्मूला, ठीक है। जी हमने जब यहाँ पुट की है वैल्यूज, जी थैंक यू बेटा। अच्छा, जब हमने वैल्यूज पुट की हैं यहाँ पे, तो हम देखते हैं x माइनस ए से x माइनस ए क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो रिजल्ट बन जाएगा वो कुछ इस हिसाब से होगा कि लिमिट, ये सारी वैल्यू जो है ये किसके इक्वल आएगी, जी, इज इक्वल टू लिमिट ऑफ x माइनस ए, तो कट गया हमारे पास, मतलब हमारे पास सिर्फ ये वैल्यू बच जाएगी यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है क्या। हम यहाँ पे ये वैल्यू लिख देते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, इसके अंदर लिमिट पुट कर देनी है। जब आप लिमिट पुट करेंगे तो जहाँ जहाँ पे भी x होगा वहाँ पे हमारे पास a आ जाएगा, क्योंकि x अप्रोचेस टू a है, तो जहाँ पे भी x है वहाँ पे क्या आ जाएगा, a आ जाएगा, a की पावर n-1, a ऑलरेडी है, x की जगह पे a आ गया, यहाँ पे भी x की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, a आ जाएगा, अप टू सो ऑन, ठीक हो गया। जब इसको हम सॉल्व करते हैं, जब हम देखते हैं तो इसका आंसर a की पावर n-1 वैसे आ गया, ठीक हो गया, a की पावर n-1 प्लस, अब यहाँ पे a है और a की पावर n-2 है, मतलब a की पावर यहाँ पे क्या है, 1 है। अब अगर बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रही हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो n-2 में जब हम 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास a की पावर n-1 ही बन जाएगा, ठीक हो गया। तो यहाँ पे भी हमारे पास आंसर आ जाएगा a की पावर n-1 सेकेंड टर्म में। हम थर्ड टर्म को देखते हैं। यहाँ पे a की पावर n-3 है और ये a का स्क्वायर है, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, n-3 प्लस 2, तो ये आ जाएगा a की पावर n-1, अप टू सो ऑन बढ़ता जाएगा ऐसे ही। और अल्हम्दुलिल्लाह
तो हमारे पास लास्ट टर्म जो है वो ऑलरेडी ए की पावर n माइनस वन ही थी। ठीक हो गया। अब ये टर्म्स जो है हमारे पास n टाइम्स तक मूव करेगी, ए की पावर n माइनस वन, ए की पावर n माइनस वन, ये n टाइम्स तक इसने मूव करना है, जाना है आगे, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी n टर्म्स थी। तो इसका क्या आंसर आएगा? अब मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे कि हमारे पास वन है, अब अगर मैं वन को 3 टाइम लिखता हूँ, देन मैं उनको ऐड करता हूँ तो आंसर 3 आता है। ठीक हो गया। इसी तरह मेरे पास वन है, अगर मैंने उसको 5 मरतबा लिखा है, देन मैंने उसको ऐड किया है, तो उसका आंसर क्या आता है? 5 आता है। तो आप जो टर्म्स जितनी मरतबा लिखते हैं उतनी मरतबा ही उसका आंसर आ जाता है। इसी तरह अगर मैं वन को n टाइम्स लिखता हूँ, ठीक हो गया, n टाइम्स, तो इसका आंसर जो है वो n ही आएगा। ठीक हो गया। सेम एज ये सारी टर्म्स जो हैं n टाइम्स लिखी हुई हैं, जब हम इनको ऐड करेंगे तो इसका मतलब है दैट इज n ए की पावर n माइनस वन आ जाएगा। ठीक हो गया। या जैसा कि, चलो ये मिसाल समझ नहीं आ रही आपको, तो जैसा कि हमारे पास टू की टेबल है, तो हम लिखते हैं 2 + 2 दैट इज 4, देन 6, देन 8, देन 10। अब हमने 2 को 5 टाइम्स लिखा है तो हम लिखते हैं 2 × 5। इसी तरह अगर हम 2 को n टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लिख देते हैं 2 × n, तो वो उसका आंसर आ जाता है, उसके सम के इक्वल आ जाता है। सो हमारे पास ये जो टोटल वैल्यू थी, मतलब उसका आंसर जो आता है वो आता है n ए की पावर n माइनस वन। ठीक हो गया। इट मीन्स दैट कि आपके पास ये जो वैल्यू थी, इस वैल्यू का आंसर आपके पास क्या आता है? n ए की पावर n माइनस वन। एंड दैट इज इम्पोर्टेंट MCQs। आई होप सो कि सबको क्लियर हो चुका होगा ये वाला MCQ। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ आपके सोल्यूशन में। ठीक हो गया जी। अब इसको लेके कुछ और रिजल्ट्स भी हैं, बट वो बेसिक उनकी यही थी। आगे जो है वो सारे सेकेंडरी हैं, मतलब हमने कोई चीज़ें रिप्लेस करनी है और उस रिप्लेसमेंट के अंदर हमने इनको सॉल्व करना है। जैसा कि अगर n क्वेश्चन आ जाता है कि n इज नेगेटिव इंटीजर, अगर n नेगेटिव इंटीजर है तब भी यही आंसर आएगा, कोई आंसर में कोई तब्दीली नहीं आएगी। बस वो कंफ्यूज करने के लिए लिख रहा है कि अगर यहाँ पे अगर n पॉजिटिव इंटीजर हमने लिया है ना, अगर n नेगेटिव इंटीजर हो तो भी उसका आंसर यही आता है। ठीक हो गया। और इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट रिजल्ट हम देख लेते हैं जी। एक और इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, वो भी सेम लिमिट को लेके ही है। वैसे लिमिट को लेके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी थे, लेकिन वो हम अपने पहले पहले लेक्चर में कर चुके थे, मतलब जो कैलकुलस वाला हमारा सेशन गुजरा है, तो आप लोगों के पास लेक्चर्स अवेलेबल हैं, तो आप वहाँ से देख लेंगे तो वो मिल जाएंगे। नेक्स्ट है, अगर लिमिट हमारे पास इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही हो तब उसका रिजल्ट हमने निकालना है। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और इसमें वो कहते हैं 1+1/n। वो कहते हैं इसका आंसर आप निकालें, क्या आएगा आपके पास? इसका आंसर तकरीबन फेमस ही है, ई के इक्वल होता है, लेकिन कैसे होता है आज हम वो देख लेते हैं, आपको आना भी चाहिए। और इससे रिलेटेड तकरीबन 5 रिजल्ट और भी हैं, वो भी हमने इसी की बेस यही है, आगे इसी को लेके हमने वो भी साबित करने हैं जी। अब अगर हम n को इन्फिनिटी पुट करते हैं, तो हमारे पास आएगा 1+1/इंफिनिटी, तो 1/इंफिनिटी इज इक्वल टू 0, तो आपके पास आंसर जो है वो 1 आ जाएगा, बट दैट इज नॉट करेक्ट। हम पहले इस वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं। सॉरी, इसकी पावर n भी है, इसकी पावर जी। तो 1 की पावर इंफिनिटी वो अनडिफाइंड हो जाता है अगेन, तो हम पहले इस वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं। जी। इसका आंसर क्या आएगा? हमारे पास एक थ्योरम होता है, बाइनोमियल एक्सपेंशन का नाम देते हैं उसको, 1+x⁴n। ठीक है, ये इक्वल होता है 1+nx+n टाइम्स n × n−1। ये सबको आता ही है, n × n−1
ओवर 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर आगे आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अप टू सो ऑन, ठीक है, प्लस अप टू सो ऑन। अब सेम इसी को ही फॉलो करते हुए हमें यहाँ पे क्वेश्चन करना है, वन की जगह पे वन है, जहाँ पे एक्स है इस फार्मूले में आपने एक्स की जगह पे 1/n लिखना है, बाकी सारा सेम चलेगा, ठीक है। सो मैं चलिए ये फार्मूले कॉपी कर लेता हूँ ताकि आपको समझने में भी आसानी रहे। जी, अब जहाँ पे भी एक्स है यहाँ पे, वहाँ हमने लिखना है 1/n, बस और कुछ नहीं करना, बस रिप्लेस करते जाना है। मतलब यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1/n। सेम अगर हम यहाँ पे लिखते हैं तो हमारे पास यहाँ पे भी आ जाता है 1/n का स्क्वायर, 1/n का स्क्वायर, ठीक हो गया, प्लस अप टू सो ऑन। तो हम देखते हैं कि n से n जो है वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू भी है जो वो 1 आ जाएगी, ठीक है, प्लस अब n को हम मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे ना ऊपर वैल्यू में, दैट इज n स्क्वायर, उसके बाद आएगा -n, और ओवर 2 फैक्टोरियल वैसे आ जाएगा, साथ में आगे आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 1/n स्क्वायर, 1/n स्क्वायर, ठीक है, प्लस अप टू सो ऑन। जी, अब हमारे पास स्टार्ट में जो आंसर आ गया 1 + 1 दैट इज 2, 2 प्लस, अब अगर इस वैल्यू को हम सॉल्व करें तो 1/2 फैक्टोरियल हम अलग निकाल लेते हैं, और आपके पास n स्क्वायर को n पे डिवाइड करेंगे अगर हम, तो हमारे पास आंसर आएगा 1, माइनस n को इस पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1/n। आई होप सो ये स्टेप समझ आ गया होगा। ये देखिए 2 फैक्टोरियल तो मैंने निकाल लिया बाहर ना, n स्क्वायर माइनस n/n स्क्वायर अलग अलग कर लेंगे, n स्क्वायर को n से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, माइनस n/n स्क्वायर ये आ जाएगा 1/n, प्लस अप टू सो ऑन। अच्छा, अगर हम आगे वाली टर्म्स लिखें तो वो भी कुछ इसी शेप में आ जाती हैं, मैं चलो लिख लेता हूँ ताकि आपको आसानी रहे समझने में। 1/3 फैक्टोरियल, अगली टर्म जो आएगी वो इस हिसाब से आएगी, वो भी आएगी 1 - 1/n, 1 - 1/n मल्टीप्लाइड बाय 1 - 2/n, हाँ 1 - 2/n, हाँ ऐसे बनेगी, फिर आगे 3 आ जाता है, फिर 4, हाँ ठीक है, 1 - 2/n बन जाती है। अगर आप सॉल्व करें तो ऐसे कुछ रिजल्ट आता है। अब हमने इसके अंदर क्या पुट करनी है, लिमिट पुट करनी है, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पे लिमिट पुट कर देता हूँ इसमें, लिमिट, अब जो लिमिट है ये सबके ऊपर अप्लाई होनी है, ठीक है, हर टर्म्स के ऊपर लहदा हमने इसको अप्लाई करना है। अब कांस्टेंट के ऊपर अप्लाई करेंगे तो उसका कांस्टेंट का आंसर तो वही रहेगा, क्योंकि कांस्टेंट में x नहीं है तो इसलिए उस पर लिमिट का असर नहीं पड़ना, ठीक है। तो बाकी जहाँ पे n है, सॉरी n, तो वहाँ पे इफेक्ट पड़ेगा। यहाँ पे x की जगह पे n होना चाहिए ना, जब n को इन्फिनिटी पुट करेंगे, सॉरी दैट्स माय मिस्टेक, n अप्रोचेस इन्फिनिटी होगा, क्योंकि हमारे पास वेरिएबल n है, x तो नहीं है। अच्छा जी, अब लिमिट पुट करते हैं। अब पहली टर्म में लिमिट पुट करेंगे वो 2 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। आगे 1/2 फैक्टोरियल 1 माइनस 1/n, n की जगह पे अब क्या आएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा, सो 1/∞ 0 के इक्वल होता है, 1/∞ 0 के इक्वल होता है। क्यों, कैसे, मैं बता देता हूँ। अब ये देखिए हमारे पास है 1/0, 1/0 जो है ये इन्फिनिटी के इक्वल होता है, ठीक हो गया। मैं अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई 0 इधर इन्फिनिटी की जगह पे और इन्फिनिटी 0 की जगह पे, तो हमारे पास रिजल्ट जो है वो बन जाएगा 1/∞ दैट इज इक्वल टू 0, ठीक हो गया ना। ये इसका आसान सा फार्मूला है जी। तो हमारे पास, चलिए मैं इसको लिख लेता हूँ ताकि, जी हाँ जी, 1/∞ ये 0 आ गया हमारे पास, दैट इज इक्वल टू 0। इसी तरह 1/1 - n दैट इज आल्सो 0, दैट इज आल्सो 0। लिमिट पुट करने के बाद हमारे पास ये आंसर आ गया।
तो अब हमने सॉल्व करने हैं 2 + 1/2 फैक्टोरियल दैट इज आल्सो इक्वल टू 2, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाता है 0.5। इसी तरह नेक्स्ट टर्म को अगर हम सॉल्व करते हैं 1/3 फैक्टोरियल, तो ये आता है 0.16, आगे रिपीटेड वैल्यू होती है, प्लस अप टू सो ऑन। जब इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास इसका अप्रॉक्सीमेट आंसर आता है दैट इज इक्वल टू 2.7182 अप टू सो ऑन, एंड दैट इज इक्वल टू ई। ये सारा आंसर जो है वो किसके इक्वल होता है, ई के इक्वल होता है। ठीक हो गया। सो दैट इज आवर रिजल्ट कि अगर लिमिट एन अप्रोच कर यू इंफिनिटी को और वैल्यूज हो 1 + 1/n की पावर n, तो देन हमने इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक हो गया। तो इसका आंसर आपके पास ये आ जाएगा। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। इसके बाद इससे रिलेटेड जो बेसिक रिजल्ट्स हैं, सेकेंड जी, अब मैं अ, वो रिजल्ट्स लिख देता हूँ यहाँ पे, बस उनको प्रूफ आई होप सो आप इसलिए कर लेंगे इसी को बेस बना के। इज इक्वल टू ई। अच्छा, कुछ और रिजल्ट्स हैं, जैसे कि अगर यहाँ पे वो कहता है 1 है और यहाँ पे x आ जाता है, ठीक है, सिंपल x, लेकिन उसकी जो पावर है वो फ्रैक्शन में आ जाती है 1/x, देन भी इसका आंसर ई ही आएगा। इसमें भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मतलब अगर रिप्लेस कर देता है तो। अच्छा, एक और रिजल्ट है, वो भी वो जीरो का है। x अप्रोचेस टू जीरो, लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो, और इसमें वो कहता है कि a की पावर x, ये a की पावर x, ये भी एक बार आया हुआ था यूपीएससी में, ओवर x इज इक्वल टू log a, log की बेस नेचुरल की तो n होती है, इसकी e होती है जी a, तो ये इसके रिजल्ट इक्वल होगा। ठीक हो गया। अब ये किसके कैसे इक्वल होगा, इसमें हमने क्या करना है, लेट कर लेना है a की पावर x - 1 को y के इक्वल, और यहाँ से हमने a की पावर x की वैल्यू निकाल लेनी है। ठीक हो गया। और देन a की पावर x इज नॉट डिफाइंड आंसर, x को हमने पहले लेके आने के लिए log को बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करना होगा। तो जब हम log को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास इस टाइप का कुछ रिजल्ट आ जाता है, आंसर आ जाता है। ठीक हो गया। तो इसके बाद अब हम आते हैं जनरल ओवरव्यू पे चैप्टर के, क्योंकि अब टाइम जो है वो सिर्फ 10 मिनट बच चुका है। ये हमारे पास अब चैप्टर के अंदर दो पोर्शन है, एक फंक्शन का है, एक लिमिट का है। लिमिट वाले पोर्शन के लिए आप लेक्चर नंबर 1 देख लेंगे, यूट्यूब पे भी अवेलेबल है मेरा लेक्चर ही, और उसकी पीडीएफ भी आपके पास अवेलेबल है। फंक्शन वाला पोर्शन आज कर लेते हैं हम। फंक्शन इज अ रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट और आउटपुट के दरमियान जो रिलेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शन का नाम देते हैं। इसमें जो हमारी इनपुट है इसके डिफरेंट नेम्स होते हैं, इसका एक नेम होता है डोमेन, और इसी तरह आउटपुट का जो दूसरा नेम होता है उसको हम बोलते हैं रेंज। इसी तरह इनपुट को हम बोलते हैं दैट दीज आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जो रेंज है इसको हम बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। ये सब के लिए फेमिलियर वर्ड्स हैं, इस वजह से मैं इनको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, क्योंकि आप सबको आइडिया है इसका। फंक्शन की टाइप्स देखेंगे हम, फंक्शन के ग्राफ्स देखेंगे हम, और फंक्शन की रे डायग्राम देखेंगे हम। ये तीन चीज़ें देखते हैं ना। सबसे पहले है फंक्शन की बेसिक टाइप्स, बहुत सारी हैं, इनमें सबको ही डिस्कस करना है, इसके अलावा और कोई टाइप्स नहीं है। पहला है अलजेब्रिक फंक्शन, दूसरा है ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, ये सारे फंक्शन है, मैं बताता जाता हूँ। अलजेब्रिक आसान अल्फाज में अगर बताऊँ तो जिसमें अलजबरा हो उसको हम अलजेब्रिक फंक्शन ही का नाम देते हैं। ठीक है ना, अलजेब्रा। इसकी सब टाइप्स हैं। पोलिनोमियल फंक्शन,
ऐसा फंक्शन जिसमें हमने किसी पोलिनोमियल को ऐड किया हुआ है। अब पोलिनोमियल क्या होते हैं, जिसमें एक लिटरल हो और एक वेरिएबल हो और इनका कॉम्बिनेशन बना हुआ हो, लिटरल और वेरिएबल। अब लिटरल क्या होते हैं, ऐसे वेरिएबल जो एज अ कांस्टेंट काम करते हैं, दीज आर कॉल्ड लिटरल। जैसे कि ए है, ठीक है जी। अब इनकी डिफरेंट पावर्स भी हो सकती हैं, ए की पावर एन, एक्स की पावर एन, इस हिसाब से हो सकता है, या ए वन बी वन हम लिख सकते हैं, ए वन एक्स वन, ए टू एक्स टू। दीज आर कॉल्ड पोलिनोमियल्स। जब मैं बच्चों को पढ़ा होता हूँ तो मैं बच्चों को सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि जैसे कि हमारे पास इंग्लिश में जुमले होते हैं, सेंटेंस होते हैं, उर्दू में जुमले होते हैं, इसी तरह मैथ के अंदर जो अलजेब्रा के जुमले हैं या सेंटेंस हैं उनको हम पोलिनोमियल का नाम देते हैं। तो उनको जो फंक्शन डिफाइन करता है दैट इज कॉल्ड पोलिनोमियल फंक्शन। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये है पी ऑफ एक्स, ठीक है, पोलिनोमियल ऑफ एक्स। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये वो पोलिनोमियल है जिसके अंदर वेरिएबल एक्स है। अब अगर वाई होगा तो वाई आएगा, तो इसकी इक्वेशन कुछ इस टाइप से होगी, एक्स स्क्वायर प्लस 7, कुछ भी हो सकता है, प्लस 7x हो सकता है, लेकिन वेरिएबल सिर्फ x होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। लीनियर फंक्शन, लीनियर फंक्शन ऐसा अलजेब्रिक फंक्शन या ऐसा पोलिनोमियल, ऐसा अलजेब्रिक पोलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होगी। ठीक हो गया, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो है वो 1 हो, उसको हम लीनियर बोलते हैं। अब इसका नाम लीनियर क्यों है, इसकी रीज़न ये है कि जब हम किसी भी लीनियर फंक्शन का ग्राफ ड्रा करते हैं तो वो एक स्ट्रेट लाइन बनती है, हमेशा याद रखें। जब भी आप किसी भी लीनियर इक्वेशन का, मैं यहाँ पे ड्रा करके दिखाता हूँ आपको, जैसा कि अब मैं यहाँ पे कह देता हूँ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 7। अब आप देख रहे हैं कि इसका जो ग्राफ बन रहा है ना, ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, नथिंग एल्स। ठीक है, आप कोई भी लाइन ऐसे ड्रा कर लें जिसमें वेरिएबल की पावर जस्ट 1 हो। यहाँ पे मैं एक और बात चलो ऐड कर दूँ, टॉपिक सेट किया है कि अगर वेरिएबल की पावर 2 हो फंक्शन के अंदर, देन उस फंक्शन को हम पैराबोला का नाम देते हैं, क्योंकि उसकी शेप पैराबोला बन जाती है। ये भी एक इम्पोर्टेंट की पॉइंट है। अच्छा जी, आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन ऐसा फंक्शन जिसमें फंक्शन अपनी आइडेंटिटी को बरकरार रखता है, मतलब वेरिएबल अपनी आइडेंटिटी को बरकरार रखता है। जैसे कि अब मैं कह सकता हूँ कि एफ ऑफ एक्स है हमारे पास, एक फंक्शन है, और दैट इज इक्वल टू 1, सॉरी, दैट इज इक्वल टू एक्स। अब जो डोमेन होगी वही रेंज होगी, सो दैट टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन। अब आप डोमेन में जो भी पुट करते जाएं, रेंज में आपके पास वही आंसर ही आएगा। कांस्टेंट फंक्शन ऐसा फंक्शन जिसके डोमेन में आप चाहे जो मर्जी भी कर लें, उसकी रेंज कांस्टेंट ही रहती है। जैसे कि हम कहते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5। अब अगर आप एक्स को 1 पुट करें, रेंज क्या आएगी 5, 2 पुट करें रेंज 5, एक्स डोमेन जिस मर्जी की आप पुट कर दें, आंसर आपके पास 5 ही आना है। रैशनल नाम से ही आइडिया हो रहा है। मैपिंग के मीनिंग में इटसेल्फ हो, नहीं सर, मैपिंग और चीज़ है। बल्कि मैपिंग से मुझे एक और बात याद आ गई, मैं चलो वो ऐड कर दूं। कल हम एक लेक्चर पढ़ रहे थे, ओके सर जी। अब वो बात इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो एमसीक्यू मैंने देखा है 2 बार आया हुआ था, लेकिन मेरी नज़र से मिस हो गया, मैं आपको बताना भूल गया था। अब लास्ट टाइम हमने जो लेक्चर किया था, बल्कि पहला पहला लेक्चर मैं देख लेता हूँ, लेक्चर नंबर 9। इसको यह बात याद दिला दिया आपने मैपिंग से। मैपिंग और फंक्शन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, मैं वो डिफरेंस भी बता देता हूँ आपको क्या होता है। लेक्चर नंबर 9 कहाँ गया, लेक्चर नंबर ये है जी 9 जी। लेक्चर नंबर 9 में हमने मीट्रिक स्पेस की डेफिनेशन लिखी थी, मेरे ख्याल में तो लिखी थी, बस यहाँ पे नहीं है। चलिए, मीट्रिक स्पेस की डेफिनेशन ये थी कि उसके 4 की पॉइंट्स थे। पहला की पॉइंट क्या था हमारे पास कि डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई जो है ये पॉजिटिव होगा, इसको हमने नाम दिया था नॉन नेगेटिविटी। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी मैंने जो बताई थी वो ये बताई थी कि डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई
जो है इक्वल होता है डिस्टेंस ऑफ वाई एक्स के। ठीक हो गया, इसको हमने सिमेट्रिक का नाम दिया था। अच्छा, इसके बाद हमने कहा था डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई जो है ये 0 होगा। ठीक है, और कब इफ एंड ओनली इफ वाली कंडीशन हमने लगाई थी कि जब x जो है y के इक्वल होगा, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। और एट द एंड हमने कहा था डिस्टेंस ऑफ एक्स जी जो है ये अच्छा बेटा जी, मैं कर देता हूँ, ये तीनों चीजें डिफाइन करता हूँ, रिलेशन को भी, फंक्शन को भी और मैपिंग को भी। चलें, फिर ऐसा होगा कि लेक्चर जैसे ही एंड होगा ना, मैं इन तीनों का डिफरेंस भी बता देता हूँ, थोड़ा लेंथी है। तो जैसे ही लेक्चर एंड हो दोबारा इसी लिंक को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो ये सारी बातें मैं बता दूंगा, फंक्शन, मैपिंग और रिलेशन को। अच्छा जी, तो तीसरी लास्ट प्रॉपर्टी जो हमने डिस्कस की थी वो ये था कि डिस्टेंस ऑफ एक्स जी जो है अ, वो लेस देन आर इक्वल टू है डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई प्लस डिस्टेंस ऑफ वाई जी। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब ये चार प्रॉपर्टीज अगर हैं तो हम कहते हैं कि ये फंक्शन जो है जिसको हमने डी का नाम दिया हुआ है, ये डी फंक्शन होगा एक्स से एक्स की तरफ, और इसकी जो रेंज होगी वो सेट ऑफ रियल नंबर होगी। ठीक है, सेट ऑफ रियल नंबर, देन दैट इज कॉल्ड मीट्रिक। और अगर ये डी जो है मीट्रिक होगा, ठीक हो गया, और इसका पेयर अगर हम बनाएं एक्स और डी के साथ, एक्स और डी, देन दैट इज कॉल्ड मीट्रिक स्पेस। इसको हम मीट्रिक स्पेस बोलते हैं। मीट्रिक और चीज है, मीट्रिक स्पेस और चीज है, जस्ट थोड़ा सा डिफरेंस माइंड में रखिएगा। ठीक हो गया, तो दैट इज मीट्रिक, दैट